का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। जैसे कि अलवर धौलपुर जिले में घरों में पानी घुस गया है। कल से नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना जताई गई है। इसके तहत ही 29 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कल से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 जिलों की तस्वीरें हैं जहां भारी बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई जगह 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात अगर दौसा और अलवर की कर लें तो यहां पर झमाझम बारिश से झरने चलने लगे हैं। वहीं अगर आप बात कर लीजिए धौलपुर और करौली में भी, तो अब आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी है। गाड़ियां उसमें से धीमी रफ्तार से गुजरती हुई नजर आ रही हैं। करौली का भी वैसे ही हाल है। दौसा और भरतपुर और अलवर में भी आप उसी तरह देखिए, जल निकासी ना होने की वजह से कितना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इधर अलवर शहर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई कॉलोनियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके और बाजार तालाब बन गए हैं। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल हो या फिर अंबेडकर नगर या फिर SMD सर्किल या फिर बिजली घर चौराहा, जेल चौराहे पर भी 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। झमाझम बारिश से सागर जलाशय और किशन कुंड पर झरना चलने लगा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि अलवर में तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो ये आप अलवर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आप देखिए मूसलाधार बारिश से ना सिर्फ इलाके और बाजार तालाब बन गए हैं, जबकि इस समय जो आप देख रहे हैं झमाझम बारिश से सागर जलाशय और किशन कुंड पर झरना चलने लगा है। वहीं धौलपुर शहर में हुई मूसलाधार बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे कई रास्ते घंटों तक बाधित रहे हैं। संतोषी माता मंदिर परिसर और कोर्ट में पानी घुसने से वकीलों का फर्नीचर तक डूब गया है। शहर की निचली बस्तियों में हालात और भी खराब हैं। घरों और गलियों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि शहर में ड्रेनेज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं, जिसके कारण जुलाई माह की पहली ही बारिश में हालात बिगड़ गए हैं। भरतपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश का सबसे ज्यादा असर बयाना उपखंड इलाके में देखने को मिल रहा है। कई दिनों से तेज धूप के साथ पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। सिंचाई विभाग के अनुसार अब तक 111 mm बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम बारिश हलेना में, जहां 23 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर जिले के अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। भरतपुर में देर रात से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। रुक रुक करके बारिश हो रही है। सुबह थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी और उसके बाद अब दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। बारिश का झमाझम जो दौर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह बारिश यहाँ हो रही है। जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनसे लोगों को परेशानी हो रही है। लगातार बारिश का दौर सुबह से ही चल रहा है। देर रात करीब 2 बजे से बारिश हो रही है। बारिश भरतपुर जिला मुख्यालय के अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी बारिश हो रही है। और इस वक्त मैं भरतपुर शहर में जो अटलबंद का इलाका है वहां पर मौजूद हूँ। इस कचौड़ी और समोसे की दुकान पर सुबह से ही भीड़ लगी है। बारिश के मौसम में लोग कचौड़ी खाने के लिए आ रहे हैं। कैसी बारिश हो रही है? अच्छी बारिश हो रही है। बिक्री कैसी चल रही है आपकी? ये दुकानदार है और यहाँ बारिश आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। सामने जो कुंडा का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें पानी आप देख सकते हैं कि लबालब पानी भरा हुआ है। सड़कों पर जल भराव ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो सड़कें हैं वो खुदी हुई हैं और उसके कारण यहाँ जो जल भराव की स्थिति है वो भी देखने को मिल रही है। बारिश एकदम बहुत तेज हो रही है। झमाझम बारिश हो रही है। ये घंटा से बारिश पड़ रही है झमाझम। निकास की कोई व्यवस्था नहीं है और माधवपुर लैंड खोद रही है। कीचड़ हो रही है। मट्टी इतनी सारी हो गई है वहाँ पर। लैंड खोद रही है। कौन सी कॉलोनी? आनंद नगर में। आनंद नगर में वो वहाँ पे जो पानी आता है, पानी नहीं आ रहा है और लैंड खोद रही है। वहाँ इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया, इतना चौड़ा आनंद नगर। तो ये आनंद नगर निवासी हैं जिनका कहना है कि सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के दौरान जल भराव की जो समस्या है उससे ज़्यादातर जो कॉलोनी वासी हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और चलिए बात कोटा से बड़ी खबर की करते हैं। जमीन के विवाद में खूनी जंग हो गई है। गरड़ा नलोदी में 2 पक्ष
आपस में भिड़ गए। वहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला। लाठी भाटा जंग में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कनवास थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। ये जो खूनी संघर्ष दो पक्षों के बीच में देखने को मिला है, खूनी जंग, वो जमीन के विवाद में हुआ है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से हेरोइन की भारी खेप बरामद की गई, जो पाकिस्तान और कनाडा से चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को ध्वस्त किया गया है। और इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल ध्वस्त, जेल से चल रहा था नेटवर्क, पाकिस्तान कनाडा से जुड़े तार। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीमा पार से नशे की तस्करी कर राजस्थान के रास्ते पंजाब भेजे जा रहा था, लेकिन पुलिस और बीएसएफ के साझा ऑपरेशन के तहत बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रग कार्टेल को ध्वस्त करते हुए 60 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन के साथ 9 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। ये इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के खिलाफ बहुत बड़ी कामयाबी है, जो पाकिस्तान के तस्कर तनवीर शाह और कनाडा के तस्कर जोबन क्लेर भारत में गुरसाहिब सिंह की मदद से चला रहे थे। हालांकि गुरसाहिब पहले ही जेल में बंद था, लेकिन इसके बावजूद वो अपना नेटवर्क चला रहा था। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 60 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਨਵੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ, ਤੇ ਜੋਬਨ ਕਲੇਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਾਟਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਟੋਟਲ 9 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਮੇਰ ਰਾਜस्थान ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲकुल इंटरनेशनल बॉर्डर ਦੇ ਨਾਲ। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गगनदीप सिंह उर्फ गगन, जश्नप्रीत सिंह उर्फ जश्न, गुरसाहिब सिंह, राजीव पंजगोत्रा उर्फ राजवीर सोमनाथ, पुरुषोत्तम सिंह उर्फ काला, कुलविंदर सिंह और राजेंद्र कौर के रूप में हुई है। इसके अलावा एक हवाला ऑपरेटर को भी गिरफ्तार किया गया है। ये नौजवान उस खेप को उठाने जाते थे, एक दूसरे को ये लोग जानते भी नहीं थे। वहीं इन तस्करों में से एक आरोपी युवक दिल्ली बम ब्लास्ट का भी आरोपी है, जिसका नाम पुरुषोत्तम सिंह उर्फ काला है। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 32 ਕਿਲੋ ਆਰਡੀਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਾੜਗੰਜ, ਉਸ 'ਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ट्रक ड्राइवर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ है। फिलहाल पाकिस्तान के तनवीर शाह से जुड़े 5 अन्य आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है। उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले में और खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिता हैवान बन गया, बेटी के साथ एक पिता ने रेप किया। 8 साल की बेटी के साथ दिन दहाड़े किसी और ने नहीं बल्कि पिता ने ही दरिंदगी की। देवरानी के रोकने के बाद भी वो अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा। मां ने पति के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक। अब तो लड़कियां प्रतीक अपने घर में भी सेफ नहीं है, पिता ही ऐसी हैवानियत कर बैठा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यह मामला जो है पिंडवाड़ा के आदिवासी गांव का है, जहां पर एक शराबी पिता ने दिन दहाड़े अपनी 8 साल की मासूम को अकेला पाकर जो उसका दुष्कर्म कर डाला और उसके घर पर जो परिजन थे उनको भी धक्के देकर, धमकी देकर बाहर निकाला गया।
ऐसा हैवानियत सामने आने के बाद में मानवता शर्मसार होती जा रही है और लड़कियां महफूज नहीं है सिरोही में। और देखा जाए तो पीड़िता ने इस पक्ष को लेकर जब उसकी महिला माँ को जब मालूम चला तो उस माँ पति के खिलाफ परिवार को लेकर पिंडवाड़ा थाने में दर्ज करवाया, जिसके बाद में पुलिस तुरंत हरकत में आई और लड़की का तुरंत प्रभाव से मेडिकल करवाया गया और बयान होने के बाद में अब आरोपी की तलाश करेगी पुलिस। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। तो ये सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर थी, जहां मां ने पति के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है और उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। सीकर के पलसारा से बड़ी खबर है। धींगपुर गांव में अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया है। बुलडोजर के सामने महिलाएं लेट गईं ताकि वो कार्रवाई ना कर सकें। महिलाओं के विरोध का वीडियो सामने आ चुका है। तहसीलदार के साथ जमकर बहसबाजी हुई। राज्यकार में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ यहां कार्रवाई करने के लिए जैसे ही जेसीबी पहुंची, अधिकारी पहुंचे, तो ये कार्रवाई ना हो इसलिए जेसीबी के सामने ही महिलाएं यहां पर लेट गई। उसके बाद से बहसबाजी भी की गई और अब राज्यकार में बाधा उत्पन्न करने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। वीडियो भी सामने आ गया है जब जेसीबी के सामने महिलाएं लेट गई। भरतपुर में आस्था सरकार को निर्णय के लिए दी गई गाइडलाइन आज पूरी हो चुकी है। अब हाईकोर्ट भर्ती को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में सरकार की मांग पर 2 बार अतिरिक्त समय दिया है। 26 मई को आखिरी जब बार कोर्ट में सुनवाई होनी थी तो सरकार की तरफ से विज्ञान शाह, जो कि उन्होंने सरकार कोर्ट में ये दलील दी थी कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग जो दिल्ली में बैठक हो रही थी उसमें व्यस्त थे, इस वजह से इस पर निर्णय कोई नहीं ले पाए हैं। उन्हें अतिरिक्त समय और दिया गया। उनकी इस बात को, जो दलील दी गई थी, उस दलील को मानते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें 1 जुलाई का समय दिया था और साथ ही जो सरकार के ऊपर मुआवजा लगा था उस राशि को भी बढ़ाया गया था और बोला यह गया था कि 1 जुलाई को जरूर कोई फैसला सरकार की तरफ से एसआई भर्ती पेपर लीक 2021 के मामले में होना चाहिए। अब इस बीच में सरकार की तरफ से आज पेश करना है इस मामले में अपनी रिपोर्ट और फिर हाईकोर्ट के फैसले का होगा इंतजार, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है पेपर लीक मामले का वो अधर में लटकी हुई है। या तो ये पेपर 2021 एसआई पेपर भर्ती या तो ये रद्द होगी या फिर नहीं रद्द होगी। जो रद्द होने वाली है उसमें भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने मेहनत से पढ़ाई की है, अगर ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी तो उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचेगी, उनका बहुत नुकसान होगा। और आपने देखा भी इसमें 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 50 से ज़्यादा ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हुए हैं एसओजी की जांच में अब तक। हालांकि कोर्ट ने इस पर भी फैसला, इस पर भी टिप्पणी की थी। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के सभी लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में अब आगे क्या होने वाला है। अदालत में पूरे घटनाक्रम को लेकर के सरकार का पक्ष जो भी रहे, लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए क्या पेपर लीक मामलों को लेकर के जो पैमाने हैं वो माने जाते हैं, क्या याचिकाकर्ताओं की ओर से बात कही गई और जो लोग इसमें ट्रेनी हैं या फिर सेलेक्ट हुए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, वो किन बुनियादी मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनीज की तरफ से जो वकील हैं तनवीर अहमद हमारे साथ में मौजूद है। सर, जो एक बड़ा घटनाक्रम है, पूरे राजस्थान की नज़र है, लाखों लोग नज़र बनाए हुए, क्या स्थिति है वर्तमान में अदालत के अंदर और आपका जो पक्ष है वो क्या है? देखिए, पुलिस का एसओजी का जो केस सेटअप किया हुआ है वो ये है कि सर्टेन माफिया leaked the paper, provided to certain candidates. This is one aspect. Certain dummy candidates appeared for certain persons. This is another aspect. One allegation is that one member of the RPSC, 1 or 2 members of the RPSC also provided paper to their son or daughter, etc. These are 3 kind of allegations. So these are isolated individual allegations. व्यक्तिगत आरोपण है। ये मास लीकेज का कुछ इशू नहीं है कि जिससे पेपर का पता ही नहीं चल पाया हो कि कहाँ कहाँ पहुँचा है, किस किस ने उसका लाभ उठाया है। और वास्तव में जो कल्प्रिट्स है जिन्होंने सिलेक्शन को एक तरह से खरीदने का प्रयास किया पेपर लीक करके, माफिया के साथ गठजोड़ करके, उन लोगों को एसओजी ने पकड़ लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। दे आर बिहाइंड द बार्स। सर्टेन पर्सन्स हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम, रिमूव फ्रॉम सर्विस, देयर अपॉइंटमेंट हैज बीन कैंसिल्ड। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर देयर। तो ऐसी सूरत के अंदर कि जब सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट केवल एक पेपर पर आधारित नहीं है,
जो पेपर लीक हुआ था। उसके ऊपर आधारित नहीं, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो ऑल दी 3 phases कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी टेंटेड फॉर ऑल दी पर्सन्स फुल्ली। और यहाँ पर ऐसी भी स्थिति नहीं है कि आप टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो, आप कर पा रहे हैं। 850 में से कितने से लोग मिले हैं आपको? 50-55। और जो इसमें इन्वॉल्व थे तकरीबन 80-85 के आसपास का डाटा है। सो दिस इज नॉट अ बिग फिगर एंड देयरफॉर it is not a case wherein segregation or separation is not possible. When separation is possible, you separate the culprits, you separate the innocents. There are persons, more than 300 candidates are those around that who have left their earlier job, previous job को छोड़ के यहाँ पहले दूसरी नौकरी में थे वो। ऐसे कई सारे लोग हैं, तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग जो इसमें ही सेलेक्ट नहीं हुए सब इंस्पेक्टर में, वो किसी दूसरे रिक्रूटमेंट में भी सेलेक्ट हुए हैं। उन्होंने उस ऑफर को छोड़ा क्योंकि सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन करना था। तो तकरीबन 800 में से 500-600 का फिगर तो ये है। तो यू कैन नॉट टेंट एवरी इंडिविजुअल, उनकी खुद की भी मौलिकता का प्रश्न है। और अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन, ये ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि जहाँ पर एसओजी ने कोई ऐसा प्रस्तुत किया हो डाटा या आंकड़ा कि पेपर मास लीकेज का, ये केस ही नहीं है। आदर्श पैमाना क्या है अदालत के नजरिए में, आदर्श पेपर पैमाना लीक माना जाए? सबसे बेहतर पैमाना यही अब तक जो कोर्ट्स के कंसिस्टेंट व्यू हैं वो ये हैं कि अगर आप टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स, इनोसेंट और टेंटेड कैंडिडेट को सेग्रीगेट कर सकते, सेग्रीगेट करना चाहिए। अगर सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं हो, ये फाइंडिंग आ जाए, तभी जाकर के आपका रद्द होने का प्रश्न उठता है। अभी सुनवाई के स्टेज को देखते हुए क्या लगता है? अभी तो आज तो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, उनका क्या नतीजा है, और उसके बाद ही आगे कोर्ट प्रोसीड। जी सर, नजरिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं जो ट्रेनिंग एसआई हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं जो वकील हैं तनवीर अहमद। उन्होंने बताया कि किस तरह से, किन परिस्थितियों को लेकर के, किन पैमानों को लेकर के इनकी बात, इनकी दलीलें रहेंगी अदालत के अंदर। देखना ये होगा कि अदालत का नजरिया क्या रहता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और एसआई भर्ती से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील का बयान सामने आया है। अदालत ने सरकार को पर्याप्त समय दिया है। उम्मीद है आज सरकार जवाब पेश करेगी। भर्ती रद्द नहीं करने के जवाब का विरोध करेंगे। एसआई भर्ती पर सरकार का जवाब काफी अहम होगा। हरेंद्र नील जो कि याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को दी गई मोहलत आज खत्म हो गई है। सरकार आज इस पे जवाब पेश करेगी। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट में आखिरकार आज सरकार अपना पक्ष रखेगी। याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील हैं हरेंद्र नील, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आज सुनवाई होनी है, कितने नंबर पर मामला है, क्या लगता है? 3 बार 8 महीने में वक्त ले चुकी सरकार, अब क्या रहेगा? देखिए, मामला 9 नंबर भी सूचीबद्ध है, लेकिन इसकी सुनवाई जो संभावना है उसकी 2 बजे सुनवाई होगी। और हमें आज उम्मीद है कि सरकार न्यायालय में जवाब पेश करने जा रही है। जो भी जवाब होगा उस पर बहस होगी और हमारी तरफ से भी उस पर बहस करी जाएगी। क्या लगता है कि पिछली बार जो वक्त मांगा था, क्यों अनसर्टेन थी गवर्नमेंट की, भाई ये इसे रद्द करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, किस तरफ बढ़ा? अगर सरकार रद्द नहीं करवाती है तो आप किस तरफ बढ़ेंगे? देखिए, इसमें बहुत सारे जो अड़चने हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो जिनके खिलाफ अभी तक कोई आरोप नहीं है वह दूसरी सेवाएं छोड़ के आए हुए हैं, तो उनका सॉल्यूशन सरकार क्या करती है। और अगर सरकार यह निर्णय लेती है कि भर्ती रद्द नहीं करते हैं तो हम हमारी बहस करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है न्यायालय इस भर्ती को रद्द करेगा। आज समय लेने का कोई वाजिब कारण तो नहीं होगा सरकार के पास? मुझे नहीं लगता। संभावना यही है कि आज सरकार निर्णय देगी और उस पर बहस होगी। और उस पर बहस होने के बाद में अदालत का फैसला आ सकता है आज ही, या फिर संभावित? देखिए, अभी हमारी थोड़ी बहस होनी है, फिर सरकार की भी होनी है, और फिर चयनित जो प्रशिक्षु है उनकी भी बहस होनी है। तो आप मान के चलिए इसमें फैसला जो है सुरक्षित रखा जा सकता है अगले हफ्ते तक। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि करीब 2 बजे का समय दिया गया। 9 नंबर पर मामला लिस्टेड है। संभावित है कि आज सरकार जवाब पेश कर दे और पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख के अगले हफ्ते तक फैसला आए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए बात जैसलमेर से बड़ी खबर की भी। सांसद उमेदाराम बेनीवाल का बड़ा बयान आया है। जैसलमेर कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, किसी में मनमुटाव है तो किया जाएगा उसको दूर। पंचायती राज नगर निकाय कांग्रेस जीत रही है, विकास कार्य ठप है, सरकार से जनता परेशान है। उमेदाराम का ये बड़ा बयान सामने आया है। उमेदाराम बेनीवाल का, जो कि सांसद हैं जैसलमेर से, बड़ी खबर इस वक्त की आई है।
उम्मीदवार राम बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, किसी में अगर मनमुटाव है भी तो उसको दूर किया जाएगा। पंचायती राज चुनाव हो या नगर निकाय हो, कोई भी चुनाव हो, कांग्रेस उसको जीत रही है, क्योंकि इस मौजूदा सरकार में यानी बीजेपी के शासन में जनता परेशान है, विकास कार्य बिल्कुल ठप है। नहीं, ऐसे गुट कुछ नहीं है। बाकी मन मुटाव तो हर एक के अंदर होता है, हर पार्टी के अंदर होता है। छोटा मोटा कोई है तो वो आपस में मिल बैठ के सुलझा लेंगे और काफी हद तक सुलझा लिया है। आने वाले चाहे पंचायती राज इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी।